पानी के लिए किसी को बोल दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लिंक वाला हैंडआउट शेयर कर दीजिए सर। ओके, सबसे पहले यही कर देता हूं, रुको 1 मिनट। ये जो मैं आपसे लिंक शेयर कर रहा हूं, इसे आप कॉपी पेस्ट करें, ये आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले होमवर्क दे दूं। ठीक है, क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? और जो स्क्रीन मैंने लिंक इज नॉट वर्किंग, बच्चे ने मैसेज करी, बात करते बेटा 1 मिनट। क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ऑलराइट, जो मैंने लिंक अभी आपसे शेयर की है उसे कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में ओपन करो, वहां ओपन होगा, वहां ओपन होगा। ठीक है, तो उसे करो। ओके, नहीं होता फिर मुझे नहीं होता है सर, तो मैंने आपसे कल के हैंडआउट में भी शेयर किया था, आप मुझसे अलग से मेरे नंबर पे पूछना फिर बेटा, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बता दूं, और ये होमवर्क मैंडेटरी है ना, आप सभी को करना ही करना है। सबसे पहला होमवर्क रहेगा प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स विद द हेल्प ऑफ हैंडआउट, है ना, हैंडआउट की मदद से। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स विद द हेल्प ऑफ हैंडआउट फॉर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मकसद होता है रिवीजन करना, है ना, तो आपको वो हैंडआउट की मदद से फटाफट सारे फॉर्मूले, सारी चीजें लिख लिख के याद करनी है। ठीक है, दूसरा होमवर्क रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जितना आपको होमवर्क दिया जाए आप पहले दिन से प्रॉमिस करके चलिए, होमवर्क कभी नहीं छूटेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का कंप्लीट रिवीजन चाहिए। ठीक है, का कंप्लीट रिवीजन चाहिए, ये आपको होमवर्क कल करना ही करना है। तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, बच्चे अक्सर मुझसे नोट्स के बारे में बात करते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं। देखो बेटा, वैसे तो आप लोग नोट्स हैंडआउट से ही बनाएं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कल कहा, कल नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब क्या करें, पैरेलल ही नोट्स बनाएं, है ना, मतलब जब क्लास चल रही है तो साथ में ही आपको आपकी कॉपी इमेजिन करो। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप पैरेलल ही नोट्स बनाओ। जैसे मान लो मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे कल टॉपिक चल रहा था रदरफोर्ड, ठीक है, तो उसमें था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आप यहाँ लिख लो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फिर आपको लगा ये थ्योरी है, ये समझा दिया, ये शॉर्ट नोट्स में लिखा है, हैंडआउट में लिखा, तो वहां लिख लो फ्रॉम हैंडआउट, थोड़ा सा लिख दो हैंडआउट, फ्रॉम हैंडआउट। अब आपको लगता है इसे मुझे हैंडआउट से ही पढ़ना है, तो वहां आप कुछ नहीं लिखना है। आपको लगता है नहीं यार, इसे मैं बाद में हैंडआउट से लिखूंगा, तो फिर जब क्लास खत्म हो जाए वो हैंडआउट लो, उसे यहाँ पे लिख लो। फिर आता है न्यूमेरिकल की बारी। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल आए तो आप वहां पे क्वेश्चन की जगह छोड़ दो। जब मैं आपको सवाल करा रहा हूं तो कभी भी साथ में सवाल मत लिखो, जगह पहले सवाल की छोड़ दो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल बड़े जल्दी कर लेते हैं, तो जो लोग सवाल बहुत जल्दी कर लेते हैं वो लोग यहाँ पे अलग से सवाल लिख लो। अब किसी बच्चे से सवाल नहीं बना तो वो सवाल लिखे नहीं, वो सवाल को सॉल्व करे, और जब मैं समझाऊं तो उसे समझे, उसे सीखे। ठीक है, अगर वो जल्दी सॉल्व कर लेता है तभी वो जब समय मिले, समय किसी को समझा रहा हूं, किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया, तब तक वो न्यूमेरिकल कॉपी में उतार ले, ताकि उसे बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इन सब से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब मैं स्क्रीन पर कुछ लिखूंगा, जब मैं स्क्रीन पर कुछ लिखूंगा, आप सबका ध्यान मुझे स्क्रीन पर ही चाहिए, आप सबको कॉपी में लिखना नहीं है। जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं कुछ समझा रहा हूं, तो आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, वो पूरी तरीके से स्क्रीन पर ही हो, ये याद रहे। ठीक है, मैं बोलता भी रहता हूं बेटा आपका ध्यान यहाँ चाहिए, जब मैं कहूं तो सच में सब भूल के करो। ठीक है, ताकि जो चल रहा वो समझ में आए। इज दिस क्लियर? ऑल राइट बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड मॉडल में मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया था। अब आते हैं कि भाई रदरफोर्ड ने जो पॉइंट बताए थे, हमें जो रेडियस का फॉर्मूला दिया था, मुझे उम्मीद है अगर आपको नहीं आना बता देता हूं, हमें रदरफोर्ड ने रेडियस का फॉर्मूला दिया था, और जो रेडियस का फॉर्मूला आया था बच्चों, वो क्या आया था, r इक्वल टू r नॉट इंटू ए की पावर 1/3। आई होप आपको याद होगा।
यहाँ पे जो R नॉट होता है इसकी वैल्यू फर्मी में होती है 1.33 फर्मी। आई होप आप सबको याद होगा ये मीटर में होता है 1.33 10⁻15 मीटर। याद है क्या? ये जो ए होता है इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। रदरफोर्ड की भाषा में उन्होंने इसे ही न्यूक्लियन कहा था। रदरफोर्ड की भाषा में उन्होंने इसे ही न्यूक्लियन कहा था। ठीक है, तो इसी की तर्ज पे मैं शुरू करता हूं आज की क्लास न्यूमेरिकल के साथ। आप सबके सामने है एक सवाल। ये जो सवाल है एक्चुअली थ्योरी का है। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। ये थ्योरी का सवाल है। ये एक फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं इसे एक बार समझा देता हूं। ठीक है, तो सवाल है प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट विच वी आर टेकिंग। सवाल कह रहा है कि कोई भी न्यूक्लियस हो, चाहे वो कार्बन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी की बात हो रही है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो सवाल ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? अब आप सॉल्व करने बैठोगे, बच्चों याद रखना न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है। तो वो कैसे होती है मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। बच्चों देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। जब मैं लिख रहा हूं तो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपका मुझे ध्यान चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई एटम एक्स है, तो जैसे मान लो कार्बन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन का मास क्या है, तो जो ऊपर लिखा होता है 12, जिसे आप लोग मास नंबर ए बोलते हो, यही तो मास होता है। हालांकि मास नंबर और एटॉमिक मास में एक अंतर होता है। हालांकि मास नंबर, ये जो 12 है ये मास नंबर है। हालांकि मास नंबर और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट में अंतर होता है। दे आर नॉट इक्वल एज पर थ्योरी पॉइंट, लेकिन मैथमेटिकली, जब मैथमेटिकली बात करते हैं तो दोनों इक्वल होता है। सर ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ ही देर में बताता हूं। अभी फिलहाल ये मान लो, अभी फिलहाल ये मान लो कि ये जो ए है, ये जो मास नंबर है, यही उसका मास है। सच में ये मास नहीं है, मास कुछ और होता है, पर ये दोनों इक्वल होते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मतलब कार्बन का मास कितना है 12 एमयू, और इसका मास नंबर भी कितना है 12। तो मैथमेटिकली दोनों इक्वल हैं। क्लियर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना माना बच्चों अपन ने? ए। वॉल्यूम, ये जो एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है? एक स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अपन सब जानते हैं किसकी बात चल रही? न्यूक्लियस की। तो रेडियस किसका है? न्यूक्लियस का। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे, जहां बैठे वहीं बोलेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R नॉट इंटू ए की पावर 1/3। इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दूं? पुट कर दो सर। जब पुट करेंगे तो आएगा A अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, मतलब R नॉट इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब। तो ये है R नॉट का क्यूब। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा A अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू, ये लिखा है ए की पावर 1/3 और फिर इसका क्यूब, मतलब पावर है 1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए इंटू ए, ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा बच्चों। तो अपने सामने जो डेंसिटी है, वो जो डेंसिटी है वो आ जाएगा 1 अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। डेंसिटी आ जाएगा 1 अपॉन 3 पाई आर नॉट क्यूब। अब ये बताओ 1 क्या कांस्टेंट है? 4/3 क्या कांस्टेंट है? पाई क्या कांस्टेंट है? आर नॉट क्या कांस्टेंट है? मतलब जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर? न्यूक्लियस की डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इससे आपने जितना लिख लिया हो ठीक है, वरना जगह छोड़ दो, उसे बाद में हैंड आउट से लिखना। ठीक है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला सवाल, calculate the radius of a nucleus of an atom that has 64 nucleons in it. Calculate the radius of a nucleus of an atom that has 64 nucleons in it.
इसका आंसर आप मुझे फर्मी में बता सकते हैं, आप मुझे मीटर में बता सकते हैं, और जो बहुत ज्यादा आलसी हैं वो मुझे आर नॉट में भी बता सकते हैं। जो बहुत ज्यादा आलसी है वो मुझे आर नॉट में भी बता सकते हैं। ऑलराइट बेटा, अपने को न्यूक्लियस का रेडियस बताना है। मुझे पक्का यकीन है आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिससे सवाल नहीं बनेगा। अपने को पता क्या करना है, रेडियस किसका, न्यूक्लियस का। फॉर्मूला याद करो ना यार, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ये ए क्या है सर, ये जो ए है यही न्यूक्लियन का नंबर है, यही नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। ए की वैल्यू कितनी है 64, 64 का क्यूब रूट, तो आर नॉट इंटू 64 का क्यूब रूट कितना 4, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आर नॉट। फर्मी में जवाब देना है तो 4 इंटू 1.33 फर्मी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 5.32, 5.32 फर्मी, मीटर में 10⁻15 मीटर। क्लियर? अगर आप सब सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 13Al27। समझेंगे इसमें न्यूक्लियन क्या है, समझेंगे इसमें मास नंबर क्या है, और वैल्यू पुट करके आंसर बताएंगे। इसमें कंडीशन है आप सबको आंसर देना है मीटर में, आंसर मस्ट बी इन मीटर। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिससे ये सवाल नहीं बनेगा, रेज योर हैंड। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगा। बेटा आपसे पूछा क्या है यार, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला याद करिए ना, लिख लिख के याद करिए, बार बार बोल के याद करिए। जब तक नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे, नहीं याद करोगे तो याद नहीं होगा, अंदर से नहीं आवाज आएगी इस फॉर्मूले में। ये रदरफोर्ड साहब ने दिया था, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। तो आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए मतलब मास नंबर, इसका मास नंबर कितना है 27, ए की वैल्यू कितनी 27, ए की पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों 3, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 3 आर नॉट। मैंने कहा आंसर मीटर बताना है तो इक्वल टू 3 इंटू 1.33 पर मीटर 10⁻15 मीटर। हेलो, आ जाएगा क्या आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज 3.99। यार इसमें बच्चे मल्टीप्लिकेशन एरर कहां से कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं 3.99। आप सबके सामने स्क्रीन पर कंसेप्ट देखिए यार, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अपन ने अभी एटम के दो, एक है थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। ऑलराइट बेटा, आपके पास चाहे हैंडबुक है चाहे भी है, आपको फिर भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसको समझ लें, इस पर बात कर लें ताकि सभी को क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस पर कुछ सवाल अपने को करने हैं। वो कंसेप्ट क्या है, मुझे आप सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। ये मैंने आपके सामने एक एटम का रिप्रेजेंटेशन लिखा है। किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यहां पे उस एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन लिखेंगे, उसके नीचे यहां पर लिखते हैं जेड। ये जो जेड होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बताता हूं। नीचे लिखा जाता है जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, जो कार्बन केस में कितना होता है 6, और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, जो कार्बन केस में कितना होता है 12। ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये जो Z है जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, बच्चों क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसी भी एटम में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं ये मुझे उसका Z बताता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है अगर वो एटम न्यूट्रल है। स्वाभाविक सी बात है, अगर एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल तभी है जब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है।
मतलब जब तक वो एटम न्यूट्रल है तब तक उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर है। मतलब अगर कार्बन के केस में Z की वैल्यू 6 है तो प्रोटॉन की वैल्यू 6 है, और क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 है। लेकिन 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 एटम हमेशा न्यूट्रल हो कोई जरूरी नहीं है। कभी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कभी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो ये चार्ज होता है ये हमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बारे में बताता है। जो निगेटिव चार्ज है ये हमें ये बता रहा है कि उस पर 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। चार्ज निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चार्ज कितना है 3 माइनस, मतलब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। उस पर दूसरे वाले पे कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, मतलब कैसा चार्ज है पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने चले गए 2। तो माइनस का आना और इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव का आना इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये जो एक्स है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड। जब ये न्यूट्रल था, जब ये न्यूट्रल था तब इसमें Z इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, पर अब ये न्यूट्रल नहीं है। जब ये न्यूट्रल नहीं है इस पे चार्ज है तो या तो इलेक्ट्रॉन आए हैं या तो इलेक्ट्रॉन गए हैं। अभी 3 माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं। जब ये न्यूट्रल था तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे Z। क्या अब ये न्यूट्रल है, नहीं है। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ है। क्या इलेक्ट्रॉन आए हैं, आए हैं। कितने आए हैं 3, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Z+3। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करते हैं X2+ की। पहले इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे Z। क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन चला गया, हाँ। कितने चले गए 2। पहले कितने थे Z, कितने चले गए 2। मतलब आप यहां पर एक रूल बना सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज, Z माइनस चार्ज, Z माइनस चार्ज। जो चार्ज होगा उसको माइनस करो। -3 है तो Z माइनस -3 अपने आप प्लस हो जाएगा, प्लस है तो एज इट इज माइनस कर दो। क्लियर। इसे अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अपने सामने है ए। ये जो ए है ना बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का समेशन होता है, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं N+P। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं ये हमें ए बताता है। कार्बन के केस में ए की वैल्यू है 12, मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के कितने हैं 12। क्लियर। तो जो ए है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बताता है। अपन सब जानते हैं प्रोटॉन का नंबर तो जेड भी बताता है। तो ए बराबर हुआ N+P, और पी कौन कहता है जेड, मतलब जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा ए माइनस जेड। मतलब मैं किसी भी एटम के लिए न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकता हूं, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, इसका मास नंबर कितना है 12। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं 12। मुझे न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो मास नंबर माइनस जेड, मतलब 12 माइनस 6 बोले तो 6। क्लियर। तो ये बेसिक बातें हैं, आप सबको याद होनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को आता हो। तो मैंने कहा बेटा एटॉमिक नंबर और मास नंबर कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। ये जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, तो इसे भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सब कॉपी में चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एन एटम, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एन एटम, और वहां लिख दो फ्रॉम हैंड आउट। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एन एटम, वहां लिख दीजिए फ्रॉम हैंड आउट। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एन एटम, वहां लिख दीजिए फ्रॉम हैंड आउट। क्लियर। तो जो मैंने आपको समझाया एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सब कुछ वही यहाँ पे लिखा है। क्लियर। ऑलराइट सर, आप हमसे भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो एटॉमिक मास है और मास नंबर है अलग चीज है, उसमें अंतर क्या है बताता हूं। उसके पहले अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल है। अब कार्बन के केस में आप सब मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे तो मैं समझ जाऊं आपको समझ में आ गया आप सबको। बताओ इसके लिए Z कितना है बच्चों 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6। क्या बात है। ऑक्सीजन में जाओ, Z कितना है, Z कितना है ऑक्सीजन में 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। क्योंकि अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो। क्या बात है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना 16 माइनस 8 बोले तो 8। आसान है ना यार। अभी सवाल करते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए
कि आपने कुछ देर पहले कहा कि जो ये एटम का मास नंबर होता है, ये जो एटम का मास नंबर होता है, ये एटॉमिक मास नहीं होता है एज पर थ्योरी। लेकिन फिर भी मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल क्यों है? मतलब अगर कोई हमसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछे तो सर हम तो 16 ही बताएंगे। सर अगर कोई हमसे कार्बन का एटॉमिक मास पूछे हम तो 12 बताएंगे, और आप कह रहे हो ये मास नंबर है। हाँ, ये मास नंबर है। मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर है, क्या है सुनिएगा ध्यान से। मास नंबर और एटॉमिक वेट में अंतर क्या है? नंबर वन, मैंने कहा कि जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक वेट है वो एटम का वेट है। कहने का मतलब है कि एटम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब का कंबाइंड वेट है एटॉमिक वेट। क्लियर? तो अपन कार्बन का एटॉमिक वेट निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट निकालते हैं तो सर ने कहा किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सभी वेट का समेशन होता है। तो चलो पता करते हैं कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं, 6, कितने न्यूट्रॉन हैं, 6, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। आप सबका ध्यान चाहिए, मुझे अब इन 6 प्रोटॉन का वेट लिखना है। मैंने आपसे कहा था पहले, एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.007 AMU। 1.007 AMU जिसे हम लगभग ले सकते हैं 1 AMU। एक न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.008 AMU जिसे हम ले सकते हैं अप्रॉक्स 1 AMU। कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि प्रोटॉन का नंबर है 6 तो उसका वेट है 6 AMU। न्यूट्रॉन का नंबर है 6 तो उसका वेट है 6 AMU। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन 1 AMU तो 6 न्यूट्रॉन 6 AMU। इलेक्ट्रॉन है कितने? 6, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो होता है 0.00055 AMU। तो 6 इंटू 0.00055 AMU 549 है, मतलब 55 AMU। तो ये हो गया प्रोटॉन का वेट, ये हो गया न्यूट्रॉन का वेट, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेट। तीनों वेट को ऐड करते हैं बच्चों तो आता है 12.011 AMU। 12.011 क्या 12 के बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। पर सर ये उसके बराबर क्यों है? एक्चुअल में जो प्रोटॉन का वेट है, जो न्यूट्रॉन का वेट है, दैट इज 6 + 6 12, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत बहुत छोटा है। ये कुछ ऐसा है, मैं आपसे पूछूं कि 5 + 0.00001, आप क्या बोलेंगे? सर 5 ही तो है। 10 + 0.001 कितना है? सर 10 ही तो है। इलेक्ट्रॉन का वेट क्योंकि बहुत बहुत छोटा है तो वो ऐड होकर भी ऐसा लगता है कि ऐड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी एटम का जो वेट होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वेट के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट जो कि नेग्लिजिबल होता है वो एटम के वेट में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। इसीलिए न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली एटॉमिक वेट और मास नंबर इक्वल होता है, लेकिन एज पर डेफिनेशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट होता है। मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समेशन है, लेकिन एटॉमिक वेट पूरे एटम का वेट है। हाँ, ये बात अलग है कि एटम के वेट में मेन कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल है। इसी वजह से मैथमेटिकली दोनों इक्वल होते हैं, मैथमेटिकली दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। अगर आप सब ध्यान से सोचें तो आप समझ जाएंगे सर जो मास नंबर है वो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तीन प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन, मतलब वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जी हाँ, मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, मास नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक मास है, जब आप उसे एग्जैक्टली निकालोगे तो फ्रैक्शन में आ सकता है, वो डेसिमल में आ सकता है। ये इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। तो मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट डाला कि बेटा एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, एटॉमिक वेट मास नंबर अलग अलग होता है। क्लियर? ठीक है साहब। अब अगर आप इसको फील कर गए हो तो चलो कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने एक सवाल है बेटा, आप सबके सामने सवाल है। अगेन सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, समय मिले तो ही सवाल लिखेंगे वरना वहां जगह छोड़ दें। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन A2- is 16, कुशल मंगल आंसर गलत है बेटा आपका, जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन A2- is 16, भैया ये प्रोटॉन का नंबर है 16, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A+। अपने को इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है, अपने को इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। यार ये प्रोटॉन का नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है।
जल्दबाजी में सवाल गलत नहीं पढ़े, एग्जाम में भी आप यही गलती करते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं करें। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ें, अपना अटेंशन हमेशा 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 बना रहना चाहिए सवाल में। प्रोटॉन है भैया, मतलब Z है भैया, तो Z कितना 16। तो जब ये एटम न्यूट्रल रहा होगा तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 रहा होगा फॉर न्यूट्रल एटम, हाँ या ना। पर सवाल हमसे न्यूट्रल एटम की बात नहीं कर रहा है, हमसे तो A+ की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस चार्ज सर ने कहा था। चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, अरे A+ है ना यार, एक पॉजिटिव है ना यार, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना यार, तो पहले 16 थे न्यूट्रल में, एक चला गया तो 15, या 16 माइनस 1 बोले तो 15। क्लियर क्लियर, ऑलराइट। तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले सही कौन देता है। If in A3 minus number of electrons equal to 18 and mass number equal to 31, इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है और मास नंबर कितना है 31, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अपने को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बताना है, क्या बात है। सबसे पहले सही आंसर, इतने आंसर आ गए कि बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है। दिया तो कई बच्चों ने, पर उन्होंने आधे पार्ट का आंसर दिया है। जिसने मुझे कंप्लीट पार्ट का आंसर दिया है उसका नाम है आशुतोष व्यास, उसने कंप्लीट आंसर दिया है दोनों पार्ट का, इसमें आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, ठीक है। ओके, सो इफ इन A3 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 18 एंड मास नंबर इक्वल टू 31, यार A3 माइनस में इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है, मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद 18 है, मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आए थे तब तो 15 ही थे। मतलब चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे, E इक्वल टू Z माइनस चार्ज, तो Z कितना हो जाएगा E प्लस चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रॉन कितना 18 प्लस चार्ज, चार्ज कितना है -3, कितना आएगा 15, तो Z की वैल्यू कितनी 15, एटॉमिक नंबर कितना 15, Z कितना 15, एटॉमिक नंबर कितना 15, प्रोटॉन कितना 15। हमसे पूछा क्या है न्यूट्रॉन, सर A दे रखा है 31, A क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 31 माइनस 15 बोले तो 16। क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप सबके सामने अगला सवाल, इसका सही जवाब ढंग से देंगे, संभल के देंगे। बेटा सही तो कई बच्चों का था, मैंने सबसे पहले जिसने सही दिया उसका नाम लिया था, कई बच्चों के सही थे, बिल्कुल सुधांशु बेटा। अगला सवाल है, इफ इन कार्बन 12 द मास ऑफ प्रोटॉन्स इज हाफ, प्रोटॉन का मास आधा कर दिया, द मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एटॉमिक वेट। अपने को परसेंटेज चेंज पता करना है, तो पहले क्या एटॉमिक वेट था वो पता होना चाहिए, जब ये सब हमने काल्पनिक चेंजेस कर दिए तो क्या आया ये पता होना चाहिए। तो पहले नया वेट निकालो, इनिशियल वेट, दोनों से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सही जवाब देने वाले बच्चे का नाम था, जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया उसका नाम था श्रेय प्रताप सिंह, श्रेय प्रताप सिंह। सुजीत, सुजीत ने 5-6 बार लिख दिया, बोले सर आप देखो सबसे पहले मेरा, बट सुजीत के पहले श्रेय ने आंसर दे दिया था, श्रेय ने सबसे पहले आंसर दिया था। ऑलराइट, देखो कैसे करना है, जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए बेटा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले निकाल लेते हैं इनिशियल वेट। कार्बन का जो इनिशियल वेट था वो कितना था, एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12, इनिशियल वेट कितना होगा 12 किलोग्राम ग्राम, सर एक एटम की बात हो रही है AMU। क्लियर, चलो निकाल लेते हैं न्यू वेट। अब न्यू वेट निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6,
पहले कितना था 6 AMU 6 AMU 6 AMU नहीं सर 6 into 0.00055 AMU। अब सवाल कह रहा है कि प्रोटॉन के मास को आधा कर दिया। इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, तो 6/2 बोले तो 3, हाफ ना 6 का आधा 3 AMU। वो कह रहा है न्यूट्रॉन के मास को तिगुना कर दिया, तो 6 into 3 बोले तो 18 AMU। क्लियर। अब ये 6 को अपन ने मल्टीप्लाई किया, बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा वो छोटा नंबर ही आएगा, छोटा नंबर नेगलेक्ट हो जाएगा, जो नया मास आएगा इन दोनों की वजह से आएगा, जो एटम का नया मास होगा बोलो वो कितना होगा। 18 प्लस 3 बोले तो 21 क्या AMU। ये क्या है नया मास, किसका कार्बन का। कब, जब ये चेंज कर दिया, पहले कितना था 12, तो चेंज कितने का हुआ बोलो, चेंज कितने का 21 माइनस 12 बोले तो 21 माइनस 12 बोले तो 21 माइनस 12 बोले तो 20 सो गए क्या, 21 माइनस 12 बोले तो 9। पर अपने को चेंज नहीं बताना है, अपने को परसेंट चेंज बताना है। परसेंट निकालने का तरीका होता है, जो पूछा है वो अपॉन टोटल इंटू 100। पहले कितना था 12, 12 से कितना हो गया 21, कितना चेंज हुआ 9 का, तो 9/12 इंटू 100 बोले तो 75%, बोले तो 75%। क्लियर। अगर आप सीख गए हैं, बिल्कुल सही कर रहे हो सूरज बेटा, आप बिल्कुल सही कर रहे हो सूरज बेटा, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ऑलराइट, अगर आप सीख गए हैं, अगर आप सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, जिसका आंसर पूरी क्लास देगी बेटा। यार इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, दुगना करोगे क्या होगा। आशुतोष आप मुझे बताओ 0.001 इंटू 2 करो जरा। आशुतोष आपसे कह रहा हूं मैं, जिसका डाउट था, इलेक्ट्रॉन का मास दुगना किया, 0.001 इंटू 2 करो, कितना आएगा 0.02 ही तो आएगा यार, नेग्लिजिबल ही तो है, नेग्लिजिबल ही तो है। हाँ मैं कहता कि उसको मैंने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 5 गुना कर दिया, तो अपन सोचते, तो अपन सोचते। क्लियर। अगले सवाल का आंसर देंगे सभी लोग, पूरी क्लास आंसर दे रही है। एक बच्चे लिखा है डिक्रीज। यार डिक्रीज कहां हो रहा है बेटा, डिक्रीज हुआ क्या मास, मास डिक्रीज कहां हुआ है। बेहद ही आसान सवाल। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिससे सवाल नहीं बना, ये बताओ। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिससे सवाल नहीं बना, रेज योर हैंड। स्लाइड नहीं दिखती है, ब्राउजर को रिफ्रेश करें। अरे यार मोहम्मद अजरुद्दीन, कल तो आपने सही आंसर दिया था यार, क्या हो गया आज। बेहद ही आसान सवाल। सबसे पहले पता करेंगे इनिशियल वेट। इनिशियल वेट कितना 14, किसका। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान, ऐसा नहीं बगल में ब्राउजर खोल कुछ और करो, सुनो ध्यान से। इनिशियल वेट 14 AMU, किसका नाइट्रोजन का। हमने कोई चेंज किया, नया वेट निकालना पड़ेगा, चलो नया वेट निकाल लेते हैं, किसका नाइट्रोजन का। देखते हैं कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है 7, कितने न्यूट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितना मास होगा 7 AMU, कितना होगा 7 AMU, कितना होगा 7 इंटू 0.00055 AMU, ये कितना होगा, अरे ये नेग्लिजिबल होगा, कितने जीरो है नेग्लिजिबल है। सोचो किसी बच्चे के जीरो नंबर आए, सोचो किसी बच्चे के 0.0000001 नंबर आए, नहीं आते तो अच्छा होता। क्लियर। अब वो कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल्ड, प्रोटॉन के मास को दुगना कर दिया। पहले कितना था 7, दुगना कर दिया कितना हो गया 14 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन रिमेन्स अनचेंज्ड, पहले कितना था 7, अभी कितना होगा 7। इलेक्ट्रॉन के मास को हाफ कर दिया, इतने छोटे को छोटा करोगे तो क्या होगा, छोटा ही तो होगा, और छोटा होगा। इतने छोटे को छोटा करोगे तो क्या होगा, और छोटा होगा। तो न्यू वेट कितना, जो न्यू वेट हो कितना बच्चों 14 प्लस 7 बोले तो 21। चलो निकाल लेते हैं चेंज। पहले कितना था 14, अभी कितना हुआ 21, कितने का चेंज आया 7 का। हमसे परसेंट पूछा है, 7/14 इंटू 100 बोले तो 50%। ऑल राइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल।
इसका आंसर पूरी क्लास दे रही है। हाँ प्रथम बेटा, आप सबके सामने स्क्रीन पे एक और सवाल। क्या बात है, न्यूमेरिकल मजा आ रहा है आपको आजकल। Assuming that the atomic weight of 12C is 150 unit, find atomic weight of oxygen है। दो तीन पार्ट है, दो ही पार्ट निकालो आप यार, इसको भूल जाओ लास्ट वाले को। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का निकालना आपको एटॉमिक वेट। अभिजीत एक पार्ट का आंसर सही है, मुझे दोनों पार्ट के सही आंसर चाहिए। दोनों पार्ट का सबसे सही आंसर दिया है अभिजीत सिंह ने सबसे पहले। यार ये बच्चे सवाल कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सवाल की लैंग्वेज को समझना होगा। सवाल कह रहा है assuming that the atomic weight of 12C6 is 150। अरे एएमयू है, आज से 150 यूनिट है, मान लो। मान लिया। अच्छा 12 एएमयू को 150 बोल दिया, तो 1 एएमयू कितना होगा? 1 एएमयू होगा 150/12 यूनिट। हमें किसका मास बताना है? ऑक्सीजन का। कितना होता है? 16 एएमयू। अरे ये तो होता था पुरानी स्केल में, अब तो नई स्केल में बताओ। अच्छा तो 16 एएमयू है ना यार, तो 16 इंटू 150/12 बोले तो 200 यूनिट। नाइट्रोजन का पहले कितना होता था? 14 एएमयू। अब नई स्केल में कितना होगा? 14 इंटू 150/12 बोले तो 175 एएमयू। ऑलराइट, चलिए तो अपन ने बात करी कुछ बेसिक टर्म्स पे, है ना, कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अब होता क्या है, इन्हीं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बेसिस पे एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को हमने कई तरीके से क्लासिफाई किया है। तो आपको ये सारे क्लासिफिकेशन याद करने पड़ेंगे, ये फैक्ट है। जैसे आपको याद है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। आपको याद है ना, ये आपको फील नहीं आ सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट है। वैसे आपको याद करना पड़ेगा, दुनिया में कुछ एटम होते हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। सर आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपके सामने लिखे हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स आपके सामने लिखे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपके सामने लिखे हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं। पहली बात, आइसोटोप्स आयंस के लिए नहीं होता। पहली बात, आइसोटोप्स आयंस के लिए नहीं होता। पहली बात, आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता। आइसोटोप्स डिफाइन है एटम्स के लिए, और ये उन एटम के लिए होता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब हमें समझना पड़ेगा कि देयर आर सम एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन देयर आइसोटोपिक फॉर्म। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, लाइक इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर मैं आपसे कहता हूं कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? 12। फाइन, बट नाउ वी नो, अब हमें पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक है 12, एक है 13, एक है 14। अब मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप मुझसे पूछोगे सर किस आइसोटोप का पूछ रहे हो? मैं कहूंगा आइसोटोप का नहीं, मुझे सबका बताओ एवरेज। सबका बताओ एवरेज। तो आप जो मुझे एटॉमिक मास बताओगे, ना तो 12 का बताओगे, ना तो 13 का बताओगे, ना तो 14 का बताओगे, आप मुझे तीनों का क्या बताओगे? एवरेज। अगर कार्बन 12 का पूछूं तो 12, कार्बन 13 का पूछूं तो 13, कार्बन 14 का पूछूं तो 14, मैं कार्बन का पूछ रहा हूं। अब कार्बन नेचर में केवल 12 नहीं है, वो 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है, तो मुझे तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। अब एवरेज कैसे निकलता है वो सुनिए। तो कंसेप्ट आपको दिमाग में क्या रखना है, ये जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एटम का, ये जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एटम का न्यूमेरिकली मास नंबर के बराबर होता है। ये तब तक सच होता है जब तक उसके आइसोटोप नहीं होते हैं। अगर उस एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो आप एटॉमिक मास, आप एटॉमिक वेट एवरेज बताओगे। सर ये एवरेज कैसे निकालते हैं बताता हूं, पहले दिमाग में ये तो फिट करो कि एवरेज कब निकालते हैं। एवरेज कब निकालते हैं? जब आइसोटोप्स होता है। कैसे निकालते हैं बताता हूं, उसके पहले सुनना जरा ध्यान से। ये जो एटम्स हैं जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन कहां होता है बच्चों? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन की वजह से। या प्रोटॉन का नंबर सेम है? बिल्कुल। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी सेम है। तो सवाल इसे ट्विस्ट करके पूछता है, ऐसी एटम को क्या बोलते हैं जिनका न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है? जिनका न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है उसी सेंटेंस को घुमा के बोला जाता है। और आपको लगता है कौन सा नया आ चुका है? नया नहीं, वही आइसोटोप है यार।
They have the same nuclear charge but differ in the number of neutrons in the nucleus. क्यों न्यूट्रॉन अलग है? अरे यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14 है, तो 12 minus 6, 13 minus 6, 14 minus 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है. क्लियर? ऑलराइट सर. नाउ is the time to learn how to calculate average atomic weight. The first thing which you have to keep in mind is average atomic weight is used for those species which are having isotopes. अब कैसे निकालते हैं? तो ऐसे समझिए कि अपने पास एक एलिमेंट है Y, उसके 3 आइसोटोप है Y1, Y2, Y3. सुनना ध्यान से, एक है Y1, एक है Y2, एक है Y3. इसका मास नंबर दे रखा है W1, इसका दे रखा है W2, इसका दे रखा है W3. W1, W2, W3. और इन तीनों का जब कभी एवरेज एटॉमिक वेट निकालना होता है तो अपने को तीनों का या तो परसेंटेज पता हो, या तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी पता हो, या तो रेशियो पता हो. कुछ न कुछ पता होना चाहिए. लेट्स से अभी फिलहाल मुझे परसेंटेज पता है. क्या पता है? परसेंटेज. इसका परसेंटेज है x1, इसका परसेंटेज है x2, इसका परसेंटेज है x3. y1 का कितना परसेंट है नेचर में? x1. y2 का कितना परसेंट है नेचर में? x2. y3 का कितना परसेंट नेचर में? x3. मुझे क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट. क्यों निकालना है? क्योंकि आइसोटोप्स है, तो किसी एक का वेट उसका एटॉमिक वेट नहीं होगा. तीनों का एवरेज बताओ. तो एवरेज निकालने का तरीका है W1 into x1, W2 into x2, W3 into x3, W1 into x1, W2 into x2, W3 into x3 अपॉन जो भी परसेंट है, जो भी रेशियो है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी रेशियो है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी परसेंट है, तीनों को जोड़ दो. x1 plus x2 plus x3. इसे एक और क्लियर एग्जांपल समझाता हूं. ठीक है? इमेजिन करिए मेरे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं. एक बच्चा मुझसे कुछ देर पहले डाउट पूछ रहा था, वो भी सुने ध्यान से. 2 आइसोटोप हैं, एक है 35, दूसरा है 37. तो मुझे पता चल गया भैया इसके 2 आइसोटोप हैं, तो 35 भी नहीं बोल सकते हैं, 37 भी नहीं बोल सकते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक वेट, क्योंकि आइसोटोप है. अब क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज. एवरेज कैसे निकालेंगे? सर हमें मास नंबर तो पता है, अब हमें दोनों का परसेंटेज बताओ. यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ रेशियो दिया है. तो मान लो इसका 3 है, इसका 1 है. तो कैसे करेंगे? 35 into 3, 37 into 1, वही W1 into x1, W2 into x2, W3 into x3. तो कैसे किया अपन ने? 35 into 3, 37 into 1, 35 into 3, 37 into 1 अपॉन 3 plus 1 अपॉन x1, x2, x3 अपॉन 3 plus 1. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 35.5. तो मैं कहूंगा जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है, जाने अनजाने में यही एवरेज एटॉमिक वेट है, क्योंकि इसके आइसोटोप नेचर में होते हैं. वो 35 नहीं, वो 35.5 है. वो 35 नहीं, वो 35.5 है. ठीक है? तो मैंने आपसे कहा कि बेटा एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला होता है. सबसे पहले मास नंबर देखो, फिर परसेंटेज देखो, मल्टीप्लाई करो अपॉन टोटल. क्लियर? इसे और क्रिस्टल क्लियर करते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से. एक न्यूमेरिकल की मदद से आप कॉपी में फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल दूं आप सबके सामने फॉर्मूला हो. बाकी जो समझ गए हैं लिखने की आवश्यकता नहीं. अभी न्यूमेरिकल समझाऊंगा फिर से, अभी न्यूमेरिकल फिर समझाऊंगा. ठीक है? ऑलराइट, चलिए अब सबके सामने है पहला सवाल. देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है. फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ. बेहद ही आसान सवाल. फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ. आप सबके सामने स्क्रीन पर है सवाल. पंकज कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर है बेटा आपकी. अभिजीत ने फिर से सही आंसर दिया, उल्टा दिया है बस. आशुतोष ने कंप्लीटली सही आंसर दिया, तो मैं कहूंगा 100% परफेक्ट आंसर है आशुतोष का. हो सकता है अभिजीत ने भी वैसे दिया हो, किसको क्या माना है. ऑलराइट, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा. ये तो सबको समझ में आ गया. जिनसे नहीं बना ध्यान से देखेंगे, जिनका कैलकुलेशन एरर है वो भी ध्यान से देखेंगे. मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे.
एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है। तो ये तो फील आ गया कि भैया एवरेज एटॉमिक वेट का सवाल है। अब यहाँ पे उसने मास नंबर दे दिया है, y क्या है 40 और दूसरा है 42। मुझे दोनों का परसेंटेज नहीं पता है। अरे वही तो पूछा है, जिसका पूछा है किसी एक का x मान लेते हैं। चलो इसको x मान लेते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि परसेंटेज कभी 100 से ज्यादा नहीं होता है। 100% का मतलब पूरा ही होता है। इन दोनों को मान लिया 100% है, तो अगर ये x% है तो ये 100 माइनस x% है। दोनों का परसेंटेज अपन ने मान लिया, सवाल में कुछ नहीं बचा। अब अपने को लिखना है एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे, 40 इंटू एक्स, 42 इंटू 100 माइनस एक्स, तो लिख रहा हूं मैं 40 इंटू एक्स प्लस 42 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा। एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है 41.8 बराबर 40x प्लस 4200 माइनस 42x अपॉन 100, जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई होगा। 4180 बराबर 40x प्लस 4200 माइनस 42x, 40x 42x कितना होगा 2x माइनस 2x, 4200 उधर जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। बच्चों बताओ x की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना 90। आंसर होगा 10 एंड 90। 10 एंड 90। आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज अकरेंस। तो 40y को अपन ने x माना था, x कितना आया 10। 42y को अपन ने कितना माना 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 10 कितना आ गया 90%। ओके, अगर आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक ही सवाल है इसमें। चलो अभी कुछ और सवाल करेंगे, उसके पहले हम लोग बात कर रहे थे टर्म्स पे, है ना। तो मैंने कहा आइसोटोप्स होता है। अभी और सवाल करेंगे बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के बाद दूसरा टर्म आता है आइसोबार। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। आइसोबार्स, सुनिएगा ध्यान से, आपका ध्यान चाहिए। ऐसे एटम्स को कहा जाता है। इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं वो भी एटम के लिए डिफाइन है। अगला टर्म में ले रहा हूं आइसोबार्स। बेटा जो आइसोबार है वो भी एटम के लिए ही डिफाइन है। आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इस प्रकार के एटम को आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार, आप ऐसा फील कर सकते हो, बार मतलब भार, भार, है ना। तो जिनका भार सेम हो, और एक सेम है, आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब क्या हुआ सेम, तो जिनका क्या सेम, आइसो बार आइसो भार, मतलब भार मतलब मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्लियर है क्या, तो ये हो गया आइसो भार। फिर आता है आइसो डायफर। अब ये समझने में दिमाग लगाना पड़ता है, इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आइसो डायफर है, ये याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे एटम्स होते हैं, अरे क्या बात है, आइसो डायफर भी किसके लिए डिफाइन है बच्चों, आइसो डायफर किसके डिफाइन है, एटम के लिए। They are the atoms of different element which have the same difference of number of neutron and proton, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर होता है। गौर फरमाइएगा बच्चों, ये भी एटम के लिए ही डिफाइन है। और ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल हो। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके सामने है बोरॉन, आपका ध्यान चाहिए, आपके सामने है बोरॉन और कार्बन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलेंगे, जहां बैठे बोलेंगे, लिखना नहीं बोलेंगे, मैं सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा, आप जहां बैठे वही बोलेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। कैसे 11 माइनस 5 6। तो अपने निकालना है n माइनस पी, कितना आएगा 1। फिर आ जाते हैं कार्बन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, 13 माइनस 6। n माइनस पी करे क्या, तो 7 माइनस 6 करे क्या 1। अरे दोनों में n बाई पी की वैल्यू इक्वल है, हम कह सकते हैं बोरॉन एंड कार्बन आर आइसोडाइफर्स, आर आइसोडाइफर्स। क्लियर। मजे की बात है, भी किसके लिए डिफाइन है, एटम्स के लिए। आइसोटोप्स एटम के लिए, आइसोबार एटम्स के लिए, आइसोडाइफर एटम के लिए। नेक्स्ट इज आइसोटोन, टोन, आइसोटोन न्यूट्रॉन टोन। तो आइसोटोन इज डिफाइंड फॉर, डिफाइंड फॉर, आइसो मतलब सेम, क्या सेम न्यूट्रॉन,
तो उसे अपन आइसोटोन्स भी बोलते हैं, उसे अपन आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आइसोस्टर्स। मजे की बात बच्चों, जो आइसोटोन्स है वो भी किसके लिए डिफाइन है? एटम के लिए। क्या बात है सर, सारी डेफिनेशन एटम के लिए? सारी नहीं, जितनी अभी तक पढ़ी उतनी। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स डिफाइन है मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए नहीं, एटम्स के लिए नहीं, ये डिफाइन है मॉलिक्यूल्स के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे देखो ना, मैंने एग्जांपल लिया CO2 और N2O। CO2 में कितने एटम? कितने एटम सर? अरे एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का, कितने हो गए? दो एक तीन। N2O में कितने एटम? दो नाइट्रोजन एक, और कितने हो गए? तीन। नंबर ऑफ एटम 3, नंबर ऑफ एटम 3। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और देखता हूं कौन ध्यान से सुन रहा है। जो ध्यान से सुनेगा वही उस सवाल का आंसर देगा। बड़े ध्यान सुनिएगा। आइसोस्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 8, 8 इंटू 2 16, कितने? 22 इलेक्ट्रॉन। N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है। जब कभी किसी मॉलिक्यूल में ऐसा होता है उसे आइसोस्टर कहते हैं। क्या आपके दिमाग में चिपका? क्या ये आपके दिमाग में चिपका? मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? अगला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, देखता कौन सी जवाब देगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे प्यारा है, सबके लिए डिफाइंड है यार। एटम, मॉलिक्यूल, आयन सबके लिए डिफाइंड है। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर? मैंने आपको आइसोस्टर बताया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताया। एक सवाल पूछ लो क्या? एक सवाल पूछ लो क्या? सवाल है, यस और नो में जवाब देना है, हाँ या ना, सबसे आसान, और ज्यादा नहीं बोलना है। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सारे आइसोस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। सारे आइसोस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, बेशक होते हैं यार। आइसोस्टर की दो कंडीशन है, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो अगर वो आइसोस्टर है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है। मेरा अगला सवाल है, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, all isoelectronic are isoesters, all isoelectronic all फंस गए। all isoelectronic, क्या बात है, पर लाइन से आपने सही जवाब दिया, आप सब बहुत अच्छे बच्चे। all isoelectronic are isoester, all exactly। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर हो कोई जरूरी नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है केवल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आइसोस्टर के लिए दो कंडीशन को फुलफिल होना पड़ेगा, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो। एग्जैक्टली अलग हो सकता है नंबर ऑफ एटम। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, आप सबके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, वो तो यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, तो ठीक है, वही जो आपने फील किया वही है, ठीक है। तो इसे आप एक बार पढ़ लेना हैंड आउट से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम जिस सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है। अपन आगे बढ़ रहे हैं, थैंक यू प्रथम बेटा। अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार, अपना चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबका ध्यान चाहिए, फिर से ध्यान चाहिए, आप सबका ध्यान चाहिए। अपना चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। अब थॉमसन रदरफोर्ड की कमी आ गई, मैक्सवेल का जवाब नहीं दे पाया।
तो ऐसा हुआ था, आपको याद हो मैंने ऐसे कहा, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड बोला, रदरफोर्ड इधर 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 आओ। रदरफोर्ड आ गए थे। अब रदरफोर्ड और मैक्सवेल की बातें चली, तो मैक्सवेल ने कहा देखो, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है तो अपनी एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। रदरफोर्ड ने कहा यार वो सब ठीक है मैक्सवेल, पहले ये बताओ ये ईएम वेव है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, ये है क्या चीज। बोले रदरफोर्ड, अगर तुमको ईएम वेव समझना है तो पहले वेव को समझना होगा। बोले ठीक है समझ लेंगे। बोले पर समझे क्यों, क्यों समझे। बोले जब ईएम वेव को समझोगे तभी तो एनर्जी किस रूप में एमिट हो रही है इसके फील कर पाओगे, समझोगे। बोले हाँ ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, रदरफोर्ड मॉडल के बाद, जो रदरफोर्ड का मॉडल है ना वो गलत नहीं है यार। रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, उनकी कमी ये थी। आज भी आप सबके सामने जो चित्र आता है एटम का वो वही आता है जो रदरफोर्ड ने दिया। कमी उस मॉडल में नहीं थी, कमी उनके एक्सप्लेनेशन में थी, वो समझाए नहीं थे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद एक बड़ी शानदार डिस्कवरी हुई है। वो डिस्कवरी थी, लोगों के मन में एक वहम बैठा था। लोगों के मन में एक वहम बैठा था, वो वहम टूट गया। वो वहम ये था कि इंसान कभी जानवर नहीं हो सकता। वो वहम ये था कि जानवर कभी इंसान नहीं हो सकता, वो वहम टूट गया। लोगों के मन में एक वहम था कि जो वेव है वो केवल वेव है, वो पार्टिकल जैसा नहीं हो सकता। लोगों के मन में एक वहम था कि जो वेव है वो केवल वेव है, वो पार्टिकल नहीं हो सकता। उसी समय एक डिस्कवरी हुई, और वो जो डिस्कवरी हुई, वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसे अपन कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस समय ये प्रूव हो गया था कि जो रेडिएशंस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका डुअल नेचर होता है। उनका वेव नेचर भी होता है, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ये अपने कैसे काम आता है एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उसका वेव नेचर क्या होता है, उसका पार्टिकल नेचर क्या होता है। जब अपन ये दोनों समझ जाएंगे तो बोर्ड ने जो बातें करी वो बातों का मतलब समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर ईएम वेव क्या होता है। ईएम वेव बता के मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वेव क्या होता है। बच्चों आप सबका ध्यान तो है ना यार। ईएम वेव बता के मैं आपको बताने वाला हूं, ईएम वेव बता के मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका वेव नेचर क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड। तो अगर आप सब अभी कॉपी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये वेव है क्या। अगर आप सब कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी में हिंदी डाल सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर ये वेव होता क्या है। तो पहले आपको बताता हूं मैं ये वेव होता क्या है। वेव है क्या, वेव कोई भी ऐसा प्रोपगेशन है जिसमें एक पॉइंट के बाद रिपीटिशन होता है। एक पॉइंट के बाद रिपीटिशन होता है, यहां से यहां तक कोई रिपीटिशन नहीं है किसी भी पॉइंट का, लेकिन इसके बाद रिपीटिशन होने लगा। जब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, जब एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद रिपीटिशन होता है तो हम लोग उसे वेव कहते हैं। हम लोग कहते हैं वो एक वेव है। ये जो आपके सामने मैंने वेव बनाया, ये वेव का बड़ा फेमस डायग्राम है जो आप सबके दिमाग में बैठा है। वेव केवल ऐसा नहीं होता, ये वेव का जो ग्राफ है ये साइन के ग्राफ से मैच करता है, इसीलिए इस वेव को हम लोग बोलते हैं साइनसोइडल वेव। साइनोसोइडल वेव नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन तो बात कर रहे वेव है क्या, क्योंकि जब वेव समझेंगे तभी उसकी बातों को समझेंगे। तो मैंने आपसे कहा बेटा जो वेव होता है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होने वाली चीज होती है। कोई भी चीज जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगी वो वेव है, ये भी एक वेव है। कोई भी चीज जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगी वो एक वेव है। कोई भी चीज जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगी वो एक वेव है, बशर्ते एक फिक्स इंटरवल के बाद एग्जैक्टली वैसा ही रिपीटेशन होना चाहिए। मजे की बात यह है, जो वेव होता है उसके अंदर वेव की प्रॉपर्टीज होती है। अब सर ये वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये वेव की प्रॉपर्टीज है क्या, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वेव को वेव बनाती है। ये कुछ ऐसा है, अगर इंसान है तो इंसान के गुण है। ऐसे कौन कौन से गुण है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। क्या दो हाथ होना इंसान को इंसान बनाता है, क्या आंखें होना इंसान को इंसान बनाता है, अरे वो तो जानवरों में भी है। तो ऐसी कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो वेव को वेव बनाती है। तो वेव को वेव क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाती हैं वो सुनिएगा। अब वेव के ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, पर सवाल यह है कि हम लोग वेव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव तो है सही,
वेव तो है सही, पर इसमें ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसमें एम यानी मैग्नेटिक फील्ड भी है। सर ये आता कहां से है? ये ऐसे आता है, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल से मतलब है कि वो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। भाई जिस पे चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एमएफ में, उस समय वो एक वेव को प्रोड्यूस करता है, और वो जो वेव को प्रोड्यूस करता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मजे की बात यह है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वेव तो होती है, उसमें एक पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन तो होता है, पर उसमें दो दो कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब फील करिएगा, अगर ये मान लो एक प्लेन मेरा हाथ है ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये मेरा हाथ वाला प्लेन है। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से आता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें दो दो कंपोनेंट होता है, उसमें दो दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मजे की बात यह है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दूसरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके होने से बहुत कुछ होता है जो फिजिक्स में आपको बताया जाता है। अपने काम का ये नहीं है, अपने काम का तो है भाई ये वेव है, भाई ये वेव है। ईएम वेव है तो क्या हुआ, है तो वेव, परपेंडिकुलर है तो है, ठीक है, पर ये तो है वेव। अब वेव है तो क्या है मैं बताता हूं, आपको एक रोचक जानकारी देता हूं बेटा। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सर कितनी है? रेडियो वेव हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल लाइट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एक्सरे गामा रे हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ऑल ईएम वेव, ऑल ईएम वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या बात है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ईएम वेव है तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड है, उसमें क्या क्यों नहीं चलेगा, इसकी ज्यादा उसकी कम, कौन तेज, यूवी की विजिबल, अरे वो ईएम वेव है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड। और अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके लिए एक इक्वेशन हमेशा सही है, और वो है C = न्यू × लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ट्रू फॉर ऑल ईएम वेव। सर यार ईएम वेव है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, C = न्यू × लैम्डा होता है। सर C तो समझ में आता है, ये न्यू और लैम्डा क्या कहलाता है? सर C तो समझ में आता है, ये न्यू और लैम्डा क्या कहलाता है? बच्चों ये जो न्यू है और ये जो लैम्डा है ये वेव की प्रॉपर्टीज है, पर ये है क्या, चलो बताता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे? तो मैं आपको बताने वाला हूं वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव। तो वो क्या है सुनिए ध्यान से। ये मैंने आपके सामने बनाया एक वेव, बहुत ध्यान से सुनना। जब इतना डायग्राम बना दूं तो ये है एक वेव, ये वेव नहीं है, ये है एक वेव। टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स के बीच का जो सारा डायग्राम है ये है एक वेव। टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स, ये जो लेंथ होती है वर्टिकल सबसे हाईएस्ट, इसे अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है सर, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यहीं पर आता है एक टर्म जिसे बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये है क्या? वेवलेंथ, वेव की लेंथ, वेव की हॉरिजॉन्टल लेंथ, वेव की लेंथ टू
नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स के बीच की, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट, यहां से यहां कुछ रिपीट नहीं हुआ, इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही क्या है? लैम्डा। यही क्या है? वेवलेंथ। फील करो, एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ। क्लियर? ठीक है साहब। अब यार ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? सर लेंथ की यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। अब कुछ बच्चों को एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर नहीं याद होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आगे नहीं बताऊंगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, आज से याद हो जाए। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, याद हो जाए। ठीक है, ऐसे यूज होता है पिकोमीटर भी, तो एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, याद हो जाए। कई बार न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है साहब, ये तो वेव होता है, वेव का वेवलेंथ होता है। इसी वेव में एक बड़ा कॉमन सा टर्म इस्तेमाल होता है, वेव नंबर। सुनो बच्चों, वेव नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। क्या बोला मैंने? न्यू बार। क्या बोला मैंने? न्यू बार। वेव नंबर न्यू बार। सर ये है क्या? चलो आपसे मैं एक पहेली पूछता हूं। एक पहेली पूछ लो क्या? एक पहेली पूछ लूं क्या? चलिए, पहली कुछ ऐसी है। मान लो, पहले ऐसे पूछता हूं मैं। एक पहेली पूछता हूं। मान लो आप जहां बैठे हो, ये वहां पे एक टेबल रखी है और टेबल की लेंथ है 1 मीटर। मान लो आप जहां बैठे हो वहां पे एक टेबल रखी है, टेबल की लेंथ है 1 मीटर। ठीक। मान लो आपके हाथ में एक पेन है, वो जो पेन है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मान लो आपके हाथ में एक पेन है, पेन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मेरा सवाल है, बताओ उस 1 मीटर में कितने पेन आएंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन? ये आपने कैसे बताया? आपने ऐसे बताया, सर नंबर इक्वल टू 100/5, बोले तो 20। सर वो वहां पर 20 पेन आ जाएंगे, हाँ या ना? ऐसा ही लग रहा, आप कर रहे हो 1/5। सुनो सुनो सुनो, इसी पहेली को मैं बदल देता हूं और आपसे कुछ ऐसे पूछता हूं। मान लो मेरे पास ये यूनिट डिस्टेंस है। मान लो बच्चों, मान लो मेरे पास यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे एक वेव है, वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, वेव की वेवलेंथ लैम्डा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव? What is the number of wave present in a unit distance? What is the number of wave present in a unit distance? क्या बात है, आपने फील कर लिया, तो आज से फॉर्मूला हो गया न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। उसी प्रकार से एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू, ये क्या है? न्यू। फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलते हैं? न्यू। क्लियर? क्लियर? ओके। अब ये है क्या? मान लो आप एक, पहले आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। आप एक रेलवे स्टेशन में खड़े हो और उस रेलवे स्टेशन में हर 5 मिनट में ट्रेन आती है। हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है। हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है। एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, वहां हर 10 मिनट में एक ट्रेन आती है। बताओ कहां पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा? बताओ, बताओ कहां पर एक स्टेशन में 5 मिनट में ट्रेन आती है, एक स्टेशन में 10 मिनट में आती है। बताओ कहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कौन ज्यादा फ्रीक्वेंट है? क्या बात है? पहला वाला। देखो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकंड में, पर सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव रिपीट हुई। इमेजिन करो, आपने एक यूनिट डिस्टेंस लिया, उसमें 1 सेकंड में 20 वेव चली गई। वेव का मतलब समझ रहे हो ना? तो 20 वेव चलेगी, और वहीं पे दूसरी जगह है, वहां पे 1 सेकंड में 30 वेव चलेगी, तो आप बोलोगे सर दूसरा वाला ज्यादा फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताता है नंबर ऑफ वेव्स रिपीटिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी बताता है पर यूनिट टाइम। तो एक तो फॉर्मूला अपने पास हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। और दूसरा, अभी मैंने आपसे कहा था किसी भी ईएम वेव की, हम लोग ईएम वेव पढ़ रहे, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, तो ईएम वेव के लिए c इक्वल टू न्यू टू लैम्डा होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? c बाई लैम्डा। तो आपको जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, आप लोग c बाई लैम्डा से ही निकालेंगे।
क्लियर? आप लोग सी बाय लैम्डा से ही निकालेंगे। तो ये तो है वेव, वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स। वेव होगा तो वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे। तो वो टर्म्स क्या है सर? वेव होगा तो वेव नंबर होगा, वेव लेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, कोई भी ईएम वेव होगा, सी बराबर न्यू इनटू लैम्डा होगा, कोई भी ईएम वेव होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा। क्लियर? अरे क्लियर, याद होना चाहिए, ठीक है? तो वही जो सारी बातें मैंने आपको समझाई वही यहाँ इंग्लिश में लिखी है प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है? क्लियर है क्या? तो ये आपके हैंडआउट में भी रहेगा, आप यहाँ से थ्योरी के रूप में पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने समझाया वो फील के लिए है, ठीक है? वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? फिर आता है वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कोई भी ईएम वेव है, उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी? वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी। तो कोई भी ईएम वेव है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी। किसी भी ईएम वेव का जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट ही होगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ये सारे टर्म्स आपके फिजिक्स से बहुत डिटेल में आते हैं। अभी अपने को केमिस्ट्री में इतना याद रखना है कि वेवलेंथ क्या होता है, आपको इतना याद रखना है कि वेव नंबर क्या होता है, आपको इतना याद रखना है C = न्यू × लैम्डा किस लिए एप्लीकेबल है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए C = न्यू × लैम्डा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, C = न्यू × लैम्डा। हेलो, क्लियर? ठीक है साहब, ये तो था सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिसने हमें सिखाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसका जो वेव नेचर होता है वो इन बातों से जस्टिफाई होता है कि वेव है तो वेव का वेवलेंथ होगा, वेव है तो वेव का वेव नंबर होगा, वेव है तो एम्पलीट्यूड होगा, एंड सो ऑन। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, एक मिनट आगे बढ़ने के पहले आपको एक मैं ट्रिक याद दिला दूं। वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, सवाल आता नहीं है, बट अगर आ जाए है ना, आजकल वो एनसीईआरटी से कुछ भी पूछ ले रहे हैं आप एग्जाम वाले, तो एक बार ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है? यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं बेटा, ये आपको याद करना है, ठीक है? देखना जरा ध्यान से, यहाँ लिखा है विजिबल रेज, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं आपको ये तो पता है जो विजिबल होता है वो विबग्योर होता है। पहले आपको जो पता है उसको बात कर ले, फिर आपको टेबल याद कराता हूं। जो विजिबल होता है वो क्या होता है? विबग्योर होता है, ओके? तो वी मतलब वायलेट, आर मतलब रेड, तो इधर होता है यूवी, इधर होता है आर मतलब इंफ्रारेड। वी मतलब यूवी, आर मतलब इंफ्रारेड, ठीक? बीच में कौन है? विजिबल। तो विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी। अब सुनो, विबग्योर यहां होता है लैम्डा 400 नैनोमीटर और इसका होता है 700 नैनोमीटर। इतना याद होता है बच्चों को यार, मैं मान के चल रहा हूं आपको इतना याद है, तो ही मैं आपको टेबल याद कराऊंगा। नहीं याद है से याद कर लो। विबग्योर होता है 400 नैनोमीटर, इधर होता है 700 नैनोमीटर। तो इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर से ज्यादा और अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर से कम। मतलब जब अपन इधर से इधर जा रहे हैं तो लैम्डा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लैम्डा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक? तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लैम्डा बढ़ रहा है। लैम्डा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी, अब सुनो, C = क्या होता है? न्यू × लैम्डा होता है, तो न्यू बराबर C/लैम्डा है ना। मतलब न्यू और लैम्डा क्या दोनों इनवर्सली रिलेशन है बेटा? न्यू और लैम्डा क्या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मतलब लैम्डा ज्यादा तो न्यू कम, न्यू ज्यादा तो लैम्डा कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ऑब्वियस सी बात है, किसी की वेवलेंथ बहुत बड़ी हो गई तो भैया वो पर सेकंड में कहां पहुंच जा पाएगी? जिसका वेवलेंथ कम होता है वो पर सेकंड में बहुत रिपीट होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, ठीक? तो ये जो मैंने आपके सामने ऊपर लिखा, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या आप कह सकते हो ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब अगर आप उल्टा पढ़े, अगर आप उल्टा लिखें, ऐसे लिखें, इंफ्रारेड, यूवी, सॉरी इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर यहां पे लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, ये जो ऑर्डर लिखा है इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, ये लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या आप कह सकते हो ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर? अब याद कैसे करना उस पे आते हैं। बीच में कौन है? विजिबल, तो वी, ठीक है? एबीसीडी आती है ना आप लोगों को, ए बी सी डी ई एफ जी, याद है कि नहीं याद है? ओके, तो आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू भूल जाओ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, गामा को मान लो वाई है। इधर हो गया विजिबल, किधर?
यूवी एक्स वाई जेड, ठीक। अब इधर आ जाओ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के इधर आता है एक माइक्रोवेव और इधर आता है रेडियो वेव। ये जो आर है ना, ये है रेडियो वेव। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनसीईआरटी में दिया है तो याद हो तो अच्छी बात है यार। ये है माइक्रोवेव। तो इंफ्रारेड के इधर एक है माइक्रोवेव, एक है रेडियो वेव, ठीक है। इधर याद करना है, इधर याद करना है। ये टेबल आपको याद करना है। सवाल कभी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बोलता है तो कभी लैम्डा का ऑर्डर बोलता है, ठीक है क्या। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि बेटा हमने अभी बात करी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेव नेचर है। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग डिटेल में पढ़ते हो फिजिक्स में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा क्या था आपको आइडिया दो, वो डिटेल में आता है फिजिक्स में। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक मेटल की प्लेट ली, मेटल की प्लेट में लाइट आके गिरती है, और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फ्लो होता है। आप सब जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट होता है, वहां पे अपन ने एक बल्ब लगा के रखा होता है, वो बल्ब जल जाता है। लोगों ने सोचा यार ये बल्ब कैसे जला। बोले पक्का करंट आया होगा। बोले करंट कहां से आया होगा। बोले पक्का इलेक्ट्रॉन बह के आया होगा। बोले इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा। बोले पक्के इस इलेक्ट्रोड से आया होगा। बोले इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन किसने निकाला होगा। बोले हाँ ये सोचने की बात है, किस इलेक्ट्रोड से आखिर इलेक्ट्रॉन किसने निकाला होगा। उस समय लोग नहीं समझ पा रहे थे ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये वेव पार्टिकल के साथ कैसे एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। एक फंडा होता है कि वेव वेव को ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा, पार्टिकल पार्टिकल को ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये वो वाली बात है कि मान लो क्लास है, मान लो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। अब ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। अब मुझे किसी बच्चे को पनिश करना है, तो मैंने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाला। अब टॉर्च में लाइट है, मैंने उस बच्चे के ऊपर टॉर्च से लाइट फेंका तो बच्चा उड़ने लगा। क्यों, होमवर्क करके क्यों नहीं आया, ठीक है। तो तो ये जो हुआ, ये कितना अजीब, इंपॉसिबल आपको लगेगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर लाइट से आप कैसे बच्चे को उड़ा सकते हो। क्यों, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो कि वेव से एक पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो उसी समय लोगों के थॉट भी थे कि यार वो तो वेव है, वेव से पार्टिकल में कहां एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी टू मैटर। पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उनको। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और ऐसा ही हो रहा था, तो सोचने की बात थी आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये समझने के लिए उनके पास एक ही चारा बचा कि भैया इसको समझाने का एक ही रास्ता है, मानना पड़ेगा, मन मार के मानना पड़ेगा कि जो लाइट आ रही है उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, जरूर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है। उन्हें नहीं पता था कि उस लाइट में ऐसा क्या है जो पार्टिकल के जैसा है, पर उन्हें लगा ये जो हो रहा है ये तभी हो सकता है जब जो आ रहा है उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा हो जो पार्टिकल के जैसा हो, तभी वो पार्टिकल की जो जैसा है वो उस पार्टिकल से टकराएगा, एनर्जी का ट्रांसफर करेगा और फिर कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। उसी समय एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने इस चीज को समझा दिया, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, कि हाँ वेव का पार्टिकल नेचर भी होता है। हाँ वेव वेव है, वेव रहेगी, पर उसका बिहेवियर पार्टिकल के जैसा होता है। पार्टिकल के जैसा बिहेवियर क्या होता है, एक पार्टिकल पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है। जिस प्रकार से एक पार्टिकल पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक उसी प्रकार से वेव भी पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। प्लैंक्स ने कहा इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। बोले कैसे। बोले आप ऐसे समझिए बेटा, आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी से इस बॉडी में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ईएम वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अभी तक दुनिया मानती थी वो वेव के रूप में कॉन्टिन्यूअस हो रहा। बोले सच में जो वेव के रूप में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा। वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा। एनर्जी धीरे धीरे करके कुछ इस रूप से आती है, और ये जो है इसका नाम उन्होंने रखा क्वांटम। बोले क्वांटम है क्या। बोले जो क्वांटम है ये पार्टिकल के जैसा है। गौर फरमाइएगा, ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल के जैसा है। ये पार्टिकल के जैसा है, ये एनर्जी पैकेट है, ये लिफाफे में बंद एनर्जी की तरह है।
ये एनर्जी पैकेट है, ये लिफाफे बंद एनर्जी की तरह है। जब कभी एक मैटर से दूसरे मैटर में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसफर होता है, तो वो जो वेव है, उस वेव में जो एनर्जी कैरी करते हैं वो एनर्जी पैकेट होते हैं, वो एनर्जी पैकेट क्वांटम होते हैं। और विजिबल लाइट के लिए, किसके लिए बच्चों? विजिबल लाइट के लिए उन्हीं एनर्जी पैकेट्स का नाम दिया गया, फॉर विजिबल लाइट उन्हीं एनर्जी पैकेट का नाम दिया गया फोटॉन। अभी तक हम केवल वेव मान रहे थे कि वेव है, वेव है मतलब एक कॉन्टिन्यूटी है एनर्जी के ट्रांसफर में, एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रही है। भाई वेव है तो कॉन्टिन्यूटी है ना यार, चीजें लगातार बह रही हैं। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि नहीं, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो लगातार नहीं है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो डिस्कंटिन्यूअस है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में है। और उन्होंने उस पैकेट्स का नाम दिया क्वांटम। और विजिबल लाइट के केस में उन्होंने कहा वो फोटोन है। बोले फोटोन है क्या? पार्टिकल? बोले पार्टिकल नहीं है भैया, वो पार्टिकल के जैसा है। बोले है क्या? बोले वो एनर्जी पैकेट है, वो एनर्जी पैकेट है। वो ऐसा मानो कि लिफाफा है, लिफाफे में एनर्जी बंद है, इसी रूप में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मतलब जिस दिन कह दिया कि वो एनर्जी पैकेट है तो इन दोनों में डिस्कंटिन्यूटी आ गई, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कंटीन्यूअस नहीं होके डिस्कंटिन्यूअस हो गया। तो प्लैंक्स ने कहा कि अगर कोई ईएम वेव है, बच्चों बच्चों सुनिएगा, अगर कोई ईएम वेव है तो उसमें अंदर एनर्जी कैरिंग पैकेट है। ये जो पैकेट है वही क्वांटम है। ये क्वांटम क्या है? एनर्जी पैकेट, इसी में एनर्जी है, इसी में एनर्जी है। और विजुअल लाइट के केस में यही फोटोन है। तो लोगों ने पूछा अगर इतना बता दिया प्लैंक्स तो ये भी बता दो इसकी एनर्जी कितनी है। बोले, आपका ध्यान चाहिए, इसकी जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इस फोटोन में, इस क्वांटम में एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बोले अच्छा। बोले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, साइंटिस्ट कौन थे? प्लैंक्स। तो इस कांस्टेंट का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? प्लैंक्स। तो बोले एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E बराबर H इंटू न्यू। ये E क्या है? एनर्जी किसकी? एक फोटोन की। E बराबर एच न्यू क्या है? एनर्जी किसकी? एक फोटोन की। कहां है? ईएम वेव में। एक वेव में क्या है? फोटोन। फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट। उसकी एनर्जी कितनी? एच इंटू न्यू। इसे लैम्डा के फॉर्म में लिखे। मैंने कहा था अगर दुनिया की कोई भी ईएम, बच्चों थके तो नहीं, गहरी सांस लो, अगर दुनिया की कोई भी ईएम वेव है तो उसके लिए सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा है, मतलब न्यू बराबर सी बाई लैम्डा है। बोलो हाँ या ना? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं सर एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा है। ये भी क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला। किसके लिए? एक फोटोन के लिए। ई क्या है? एनर्जी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या? वेवलेंथ। न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी। हेलो सर यार ये एच क्या है? ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये पीएलएन सी के लिखा है ना, ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब दुनिया को पता चल गया कि वेव में जो एनर्जी कैरी करता है वो कोई वेव के रूप में नहीं, एनर्जी पैकेट है। और उस एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला निकालने का अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। सॉरी, उस एनर्जी पैकेट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। वो एनर्जी ई बराबर एच इंटू न्यू एस सी बाई लैम्डा। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है? आपको यहाँ दो बातें बताने वाला हूं। ये तो थ्योरी की बात थी, अब अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं, अपने एग्जाम पे आते हैं। बच्चों बच्चों ध्यान पे, अभी अभी जाना नहीं है, है ना? अब आपको मैं एग्जाम के हिसाब से बताता हूँ। बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा सोचता है सर जो एच न्यू है ना, ये फोटोन की एनर्जी है। ये मत दिमाग में रखो, ये एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, और एक वेव में एक फोटोन है। क्लियर? अब एक फोटोन तो नहीं आ रहा ना यार, एक साथ कई सारे फोटोन आ रहे हैं। तो जब कई सारे फोटोन होंगे, फॉर एन फोटोन, फॉर एन फोटोन, ये जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो दो की टू एच न्यू, थ्री की थ्री एच न्यू, तो एन की एन एच न्यू। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एनर्जी E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। अब ये किसकी एनर्जी हो गई बच्चों? फोटोन की। अब होता क्या है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो अक्सर इसमें कैलकुलेशन बड़ी लंबी आती है।
तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं जो केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ही लगाना है। अगर कभी एनर्जी जूल में पूछे या जूल में दिया हो, अगर कभी एनर्जी जूल में पूछे, जूल में दिया हो, तो है क्या एन एच सी बाई लैम्डा ना। अगर कभी एनर्जी जूल में पूछे या जूल में दिया हो, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, सीधे। अब आप h रख के c रख के मल्टीप्लाई मत करना, उसमें टाइम लगता है, सीधे इससे सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व होगा। अगर एनर्जी जूल में, लैम्डा मीटर में, तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है क्या। एक फोटोन है तो एन मत लगाना, एन फोटोन है तो एन भी साथ में लगाना। कभी कभी एनर्जी ईवी में दिया होता है या पूछा होता है। सर ये ईवी क्या होता है? ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप सब जानते हैं क्यू इंटू वी क्या होता है? एनर्जी जूल। तो ईवी भी क्या है? एनर्जी की एक यूनिट है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलॉम इंटू 1 वोल्ट, ठीक। तो कूलॉम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। तो इसीलिए होता है 1 ev इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अरे सब फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, ये सब फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे कभी ईवी में निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 12400। एचसी को अपन कितना लिख देंगे? 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए है, ध्यान रखिएगा। जब 12400 रखोगे तो लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। कभी कभी लैम्डा दिया होता है नैनोमीटर में, तो ईवी में निकालना है, पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम नहीं नैनोमीटर में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, इससे अप्रॉक्स आंसर आता है, अपने एग्जाम के हिसाब से ट्रिक बनाया। ये आपको कॉपी में लिखना है, शायद ये स्लाइड में लिखा नहीं मिलेगा शायद, ठीक है, पर मैं हैंड आउट आपको दूंगा। ओके, तो हमने बात करी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, हमने बात करी ईएम वेव पे। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ चुका है, एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास एच सी बाई लैम्डा, एक फोटोन का फॉर्मूला है एच इंटू न्यू, और 2 3 4 5 एन का फॉर्मूला है एन इंटू एच सी बाई लैम्डा या एन इंटू एच इंटू न्यू। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई तो कैसे लोगों ने इसका फायदा उठा के बोर मॉडल दिया, इसका मैं जवाब दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आपसे मैं आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर लूं, एक सेकंड लगेंगे बेटा। अभी तो वार्म अप हुए हैं, अभी तो नींद खुली है। हाँ, विजय प्रजापति बेटा बस टाइम हो चुका है। मैंने आपसे चैट में एक लिंक शेयर की है, आप लोग इस लिंक की मदद से हैंडआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हैंडआउट इसमें नहीं जा रहा है ऐप में, क्योंकि साइज बड़ा बता रहा है, मतलब साइज ज्यादा हो रही तो हैंडआउट जा नहीं रहा, तो आप लोग इसी लिंक से डाउनलोड करो, ठीक है। हाँ, वो साइज ज्यादा हो जा रही है तो इस लिंक से डाउनलोड करो। ये लिंक मैंने आपसे शेयर किया है, इससे डाउनलोड करो।
जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं बेटा, मैंने बताया था नंबर पहले भी, ठीक है, ये लिंक से आप डाउनलोड करो। ओके, हाँ, आज का लेक्चर खत्म हो गया बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो लिंक मैंने आपको मैसेज किया है, मैं फिर से मैसेज कर देता हूँ, इस मैसेज से डाउनलोड कर लो प्लीज, आपको यहाँ सारा मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब वो कंप्रेस करने टाइम लगेगा बेटा, फिर मैं उसे अपलोड कर दूंगा वहां पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।